Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी पार्ट बन जाओ इस कंसिस्टेंट रहने के इनिशिएटिव के कि अगर आप रोज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकालोगे अपने पूरे बिजी स्केड्यूल में से तो आप देखोगे कि इस 10 मिनट से आपका जो आगे का गोल है या जो भी एग्जाम आप एम कर रहे हो उसकी आप एक स्टेप जरूर आगे जाओगे. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन और आ जाते हैं पहली न्यूज पे. द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट. अब रिसेंट में आपकी ILO ने एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सो IHD एंड ILO दोनों ने साथ में एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने बोला है इसमें इंडियाज यूथ अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट workforce and share of youngsters with secondary or higher education in the total unemployed youth has almost doubled from 35.2% in 2000 to 65.7% in 2022. So ये बात बोली है इन्होंने. अब देखो इन्होंने बोला क्या है, अगर हमें इसका जिस्ट देखेंगे तो ILO और आपकी जो IHD है जो इनकी रिपोर्ट कहती है, इन्होंने बोला कि देखो आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और यूथ है आपकी बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड है यहाँ पर, एंड दैट इज अराउंड 83% आपके यूथ अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं. तो काफ़ी ग्रेव सिचुएशन है. अगर आप दूसरे हाथ पे देखोगे चाइना के पास पॉपुलेशन है ही नहीं, तो उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके जो ओल्ड लोग हैं उन्हें रिटायर करने नहीं दे रहे हैं. उन्हें बोल रहे हैं कि हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है, तो ओल्ड लोग आप लोग काम करो और अपनी रिटायरमेंट को पीछे कर दो, उसका ईयर इंक्रीज करो. राइट, अब हमारे पास यूथ होने के बाद में भी वो अनएम्प्लॉयड है और वो आपके वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है. अभी वर्कफोर्स में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपके पास कैपेबिलिटी है बट आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखी गई, जो इन्होंने बोला और हाईलाइट करा बेसिकली, ओके, जो उन्होंने हाईलाइट करा वो ये था कि जितने ज़्यादा आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, इधर हम एजुकेशन डालेंगे और इधर एम्प्लॉयमेंट डालेंगे, तो जितना जितना आप ज़्यादा एम्प्लॉयड हो उतना आपके पास जितनी आपके पास ज़्यादा एजुकेशन है उतनी ही कम आपकी एम्प्लॉयमेंट है. आप देखोगे सो ये आपका ग्राफ उल्टा चल रहा है कि आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो उससे ही आपको नौकरी नहीं मिल रही है. जिस जने ने, अगर आप देखोगे कि आपने जितनी ज़्यादा एजुकेशन गेन कर रखी है, सेकेंडरी एजुकेशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रखे हैं, आप उतने ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो. अब रीज़न क्या होता है इसका, अगर हम रीजनिंग देखेंगे काफ़ी सिंपल रीजनिंग है. ओके, रीजनिंग आ जाती है कि अगर आपने एजुकेशन ली है, आपने इन्वेस्ट किया है एजुकेशन में, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपका क्या एस्पिरेशन रहेगी. आपकी एस्पिरेशन रहेगी कि जो मेरी जॉब हो वो एटलीस्ट मेरी प्रोफाइल से मैच करे, मतलब जितनी एजुकेशन मैंने गेन करी है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक अच्छी जॉब मिले, राइट, जो मेरी नीड्स को भी फुलफिल करे और इतना पैसा तो दे कि मैंने जितना मेहनत करा है उतना मुझे मिले, ठीक है. अब इसी वजह से बहुत सारे जो आपके यूथ होते हैं वो एम्प्लॉयड क्यों नहीं है, बिकॉज व्हेन दे गो सीक फॉर अ जॉब देन दे फाइंड कि दिस इज लैकिंग. आपकी जो जॉब है, जो पे स्केल है, जो वो जॉब प्रोवाइड कर रही है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है. जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आपने PhD कर रखी है कल को एंड अगर आप क्लर्क के फॉर्म भरते हो तो क्या होगा ये कि आपको वो चीज़ आपको नहीं लगेगी, हमारे लिए ठीक नहीं है. हमने PhD में थीसिस लिखी, वी वर्क द लॉट एंड देन वी आर गेटिंग अ पोस्ट लाइक क्लर्क, सो दैट इज़ नॉट गुड. प्लस आप ऐसी सिचुएशन देखोगे इंडिया में ऐसी सिचुएशन देखी गई है जस्ट बिकॉज आपके पास नहीं है जॉब. देन व्हाट डू यू डू कि आपने इतना पढ़ाई करी है तो आप छोटी जॉब के लिए सेटल कर देते हो, ठीक है. आप एक ऐसी जॉब के लिए सेटल करते हो या ऐसी जॉब लेते हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे हम इसे, ठीक है. अंडर एम्प्लॉयमेंट दैट इज कि आप ज़्यादा केपेबल हो बट यू आर एक्चुअली गोइंग विद लेस. सो अगर आप अंडर एम्प्लॉयड हो दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वलिंग टू बीइंग नॉट एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड कह सकते हो आप, इसके ही बराबर होता है,
ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी जॉब ली है जो आपकी प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं करती है, बहुत ज़्यादा अंडर है, देन दैट इज ऑल्सो इक्वलिंग टू नॉट बीइंग एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स. बिकॉज ऑफ दिस हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम है. एजुकेशन बढ़ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, हमारे पास यूथ है, वी डू हैव यूथ, but the problem here is the same that we cannot we cannot be par with it. So हमारा education है but we do not have jobs, and this is what is said in this particular report. Same thing they've said in this particular report also. But यहाँ पर जो हमारी इंडियन मिनिस्ट्री है, राइट, इंडियन मिनिस्ट्री, उन्होंने क्या बोला है, what they said कि आपका जो डेटा है वो थोड़ा डाउटफुल है. They are against the particular report. They are like whatever they are saying. Okay, I'll clear the screen now. So what our ministry is saying that आपका data is doubtful. यहाँ पर you can read it. They have expressed doubts over the data provided by private agencies such as the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE. So what they have said कि आपका data appropriate नहीं है, आपका data match नहीं करता है, इस वजह से आपने बहुत higher percentage दिखाई है, हमारे इतनी issue है ही नहीं. How can they see this? Firstly, अगर आप इंडिया में रहते हो, आप सिविलियन हो यहाँ का, आपको पता है कि सेम जो ILO ने रिपोर्ट निकाली है, दैट इज एक्चुअली द रियल आंसर. दीज आर द फैक्ट्स. बट व्हाट आर यूनियन मिनिस्ट्री सेइंग, लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट. सो उन लोगों ने बोला कि आपका डेटा गलत है. क्यों? क्योंकि बहुत बार जो आपकी एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने, प्राइवेट प्लेयर्स ने बेसिकली आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करा. दूसरी चीज़ व्हाट दे सेइंग कि बहुत सारे हमारे जो यहाँ के यूथ है वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, स्टार्टअप्स खोल ली हैं उन्होंने, एंड दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन देयर ओन जस्ट बिकॉज उस यूथ को आपने काउंट नहीं किया है यहाँ पर. सो दे हैव सेड दिस, एंड दे हैव ऑल्सो सेड just because of this startup things and just because everybody is turning into an entrepreneur, so that data is missing and we are actually not that far ahead. And what the percentage they have said कि 3% ही है around India में, that is not employed. So grave number here what they are saying firstly. अब प्रॉब्लम क्या है जो इन लोगों ने बोला, प्रॉब्लम है, देखो प्राइवेट सेक्टर में ओके they might be an issue कि they might not have given you the entire data, but when it comes to startup, not everybody has that entrepreneur mindset. प्लस सब लोग आपके entrepreneurs नहीं बनना चाहते हैं, कुछ लोगों का mindset ही नहीं होता है, कोई लोग बनना भी नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है अपना 9 to 5 जाना, काम करना and then coming back home. Some people also prefer that thing. Okay, अब अगर आप स्टार्टअप खोलने जाते हो तो आप चाहते हो कि हमारे यहाँ से सारे एंटरप्रेन्योर्स बने, गवर्नमेंट चाहती है आप स्टार्टअप्स खोलो. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप स्टार्टअप्स खोलने जाते हो, आपको फंडिंग भी मिल जाती है इन केस, ठीक है, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ स्कीम्स जिससे आप फंडिंग तो गेन कर पाओगे, आप लोन्स के थ्रू फंडिंग गेन कर पाओगे. बट द प्रॉब्लम दैट कम्स इज जब आप टैक्सेस देते हो एंड देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू डू. सो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप 10 years दे दो उन्हें जिसमें उन्हें टैक्स नहीं देना, रिटर्न नहीं देना. You make schemes which are more appropriate for those kind of startups. Because mostly when people do actually start a startups आपके बहुत सारे खुलते हैं, but बहुत बार देखा जाता है कि within 5 years most of them die. Okay, so the main reason here is startup खोल लेते हैं लोग, but जब उससे आपका रिटर्न नहीं आता है, आपने लोन्स ले रखे हैं, you have investors, so then people again come back, लोग फिर से आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने भी बोला कि बहुत लोग प्राइवेट में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स हैं, दे आर वर्किंग, बट आपके पास इतनी आपने जॉब्स निकाली ही नहीं है. आप देखोगे अगर इन द सेम, अगर हम यूपीएससी का ही एग्जाम लेते हैं, सो देयर आर सो मेनी पीपल्स दैट अपीयर फॉर द एग्जाम. ओके, कितने सारे लोग आपके अपीयर करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग आपका अपीयर करता है, बट कितने सारे लोग सिलेक्टेड होते हैं, सो वो बहुत कम है आपका. ठीक है, द रेशियो इज़ वेरी लेस. प्लस आपका एसएससी भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकालता था, बहुत सारी ओपनिंग्स देता था, दैट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड. नाउ द थिंग इज अबाउट आवर गवर्नमेंट इज कि आपको ना फैक्ट्स एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. ये जो फैक्ट्स आए हैं, अगर आप जब तक फैक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप इस प्रॉब्लम को ही नहीं एक्सेप्ट करोगे तब तक आप सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग जो प्रॉब्लम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको एटलीस्ट एड्रेस करें, उसे एक्सेप्ट करें, सो दैट आपके पास सोल्यूशन आए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट, बिकॉज वी डू हैव द यूथ, but the problem is कि they are unemployed or underemployed, and which is a grave problem to our nation at present. Okay, this is my view. आपकी क्या views है comments में ज़रूर बताना. Okay, next आ जाते हैं हम. The next news is
10 बैगलेस डेज, ये सारे जब हम स्टूडेंट्स थे हमारी ड्रीम कम ट्रू है। एंड फाइनली एनसीईआरटी ने बोला है, प्रपोज किया है कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं फ्रॉम क्लासेस 6 to 8 विल गेट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर 10 बैगलेस डेज होंगे उनके एकेडमिक ईयर में। So this is a thing that is being said. Let's just read it first. So they have said कि school students between class 6 and 8, the National Council of Education, Research and Training (NCERT) has proposed 10 bagless days to be implemented by the schools across states. So सारी states में implement होगा आपका ये। देखो main purpose क्या है इनका? मेन पर्पस है कि स्टूडेंट्स सिर्फ आपके एकेडमिकली ही नहीं रहे, ठीक है, और सारे जो आपके अदर सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी वो लोग ग्रो करें। सिर्फ और सिर्फ आपकी जितना बुक्स में है बुकवर्म्स ना रहे और सारी एक्टिविटीज़ हों आपके स्कूल में। सो 10 days एटलीस्ट होने चाहिए ताकि वो जो और आपके सेक्टर्स हैं उस पर भी वो लोग ध्यान दें, वो चीज़ वहाँ पर ग्रो करें, ठीक है। इन्होंने बोला है ऑन एन एवरेज टीचर्स एंड चिल्ड्रन स्पेंड अराउंड 6 hours a day and over 1,000 hours a year in school. Minimum 10 days or 60 hours of the school time should be allocated to activities for the program. So इस प्रोग्राम में इनको अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाएंगी, ठीक है। सो उन पे लोग फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स तक नहीं रहोगे। वेरी गुड थिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है ताकि देखो अगर बच्चे वहीं से सीखना शुरू करेंगे इन सब एक्टिविटीज के बारे में तभी वो लोग और ज्यादा स्किल्ड रहेंगे और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो हमने अभी करी थी शायद हम देखें आगे जाके कि वो आपको कम होता हो देखे। ओके, नेक्स्ट आएंगे प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड आपकी न्यूज है। दिस प्रोजेक्ट टाइगर विल डिस्प्लेस 5.5 लाख ट्राइबल्स। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है आपकी विथ योर प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है आपकी प्रोजेक्ट टाइगर की, अब इसमें क्या होता है आप डिफरेंट आपकी रिजर्व्स बना देते हो, राइट, जहाँ पर आप एलोकेट कर देते हो कि ये टाइगर रिजर्व्स हैं आपके, ठीक है। कैसे रखते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये आपका एक कोर रीजन बना देते हैं जहाँ पर आपके पर्टिकुलर कोर रीजन रिजर्व की, एंड देन दे प्रोवाइड अ वेरी बिग एरिया जो आपका कोर सेक्टर नहीं है, कोर रीजन नहीं है, बट इट्स लाइक अदर रीजन, एक वाइडर रीजन, ठीक है। अब ये जो वाइडर रीजन है उस पर जो गवर्नमेंट है आपके अलाउ क्या करती है कि आप टूरिज्म कर लो यहाँ पर, ठीक है, आप और सब एक्टिविटीज कर सकते हो। और ये जो इतना एरिया आप देखोगे जितना रिजर्व के लिए एलोकेट हुआ है, अब यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपकी ट्राइबल्स, राइट, ट्राइबल्स ऑलरेडी यहाँ पर रहती थी, उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उनका जो भी एरिया होता है, उनका लैंड होता है, उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है, उन्हें डिस्प्लेस होना होता है बिकॉज ऑफ दीज रिजर्व्स। एंड यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विद द प्रोजेक्ट टाइगर। जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आप रिजर्व्स बढ़ा रहे हो, आप चाहते हो जो टाइगर की पॉपुलेशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो और बढ़े, ठीक है, गुड इनिशिएटिव। द ओनली थिंग इज कि आप जो ये ट्राइबल्स हैं जिन्हें डिस्प्लेस करते हो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास एक इशू आ जाता है कि अब वो कहाँ जाएंगे, उन्हें डिस्प्लेस करके आप दूसरी जगह छोड़ दोगे। पर जो भी एरिया लेट्स से उन्होंने यहाँ पर अपना लैंड बना रखा था, अपना पूरा हाउस होल्ड बना रखा था, वो आप उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट थिंग। सो आपको गवर्नमेंट को एक नीड है कि वो इन लोगों की नीड्स को भी केटर करे, राइट, इन लोगों को जो ये डिस्प्लेस कर रहे हैं उन लोगों की जो भी नीड्स है उन्हें भी अच्छा प्रोवाइड करे, केटर करे। एंड द थिंग इज अगर आप ट्राइबल्स की बात करते हो, दे लव द फॉरेस्ट, उनके लिए फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, वो ही लोग ये फॉरेस्ट मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब आप उनकी हैबिचुअल जगह से उनको अगर बाहर निकाल रहे हो तो गवर्नमेंट को नीड है कि वो स्कीम्स लाए या फिर ऐसी एक्शन प्लान लेकर आए जिससे वो इन ट्राइबल्स को सेव करे और जो उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो भी उन्हें इमोशनल एंड फाइनेंशियल लॉसेस आ रहे हैं उनके बारे में देखें। ओके, दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। देखो आपको क्या जानना है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। ये लॉन्च हुआ था आपका 1973 में, आपको ईयर याद रखना है। नेक्स्ट देखो आप कौन से आपके नो टाइगर्स वर फाउंड इन द 5 टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर, ठीक है, 5 आपके रिजर्व्स इन्होंने मेंशन करे हैं। आपको ये याद रखना है बिकॉज ये न्यूज़ में आए हैं रिजर्व्स, और इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है कहाँ पर लोकेटेड है, बिकॉज यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो देखो सह्याद्री महाराष्ट्र में है, देन वी हैव सटकोसाई विच इज इन उड़ीसा, देन वी हैव कमलांग विच इज इन अरुणाचल प्रदेश, वी हैव कवाल इन तेलंगाना एंड वी हैव टाम्पा इन मिजोरम, जहाँ पर देखा गया कि इन फैमिलीज काफ़ी कम थी। तो इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, देखो रिसेंटली आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। ये सीरीज एनडीए एफकैट अगर आप देखने वाले हो तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर जाके चेकआउट करना अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आपने देखा है और आप पार्ट 3 के लिए आप चाहते हो आए, आपके कुछ फीडबैक्स हो, कुछ चेंजेस लेकर आने हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
नेक्स्ट आते हैं हम सी ए पोर्शन पे. इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ओलंपिक से रिलेटेड है. इन विच इवेंट डिड मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024. अब देखो मनु भाकर ने आपका फर्स्ट ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है. अब इन्होंने पेयर करके जीता है ये सेकंड ब्रॉन्ज इंडिया के लिए, एंड इन्होंने जीता है इन 10 मीटर मिक्स टीम एयर पिस्टल में. ओके, सो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री हैज बीन अनाउंस्ड बाय द एशियन काउंसिल क्रिकेट काउंसिल टू होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन 2025. सो कौन सी कंट्री आपको होस्ट करेगी? सो ये कंट्री है इंडिया जो होस्ट करेगी, ठीक है. इंडिया होस्ट करेगी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. कब करेगी? 2025 में आपका एशिया कप. नेक्स्ट आते हैं, विच मैगजीन हैज हाईलाइटेड 3 इंडियन डेस्टिनेशंस इन इट्स प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024. सो उन्होंने 3 आपकी मेंशन करी है इंडियन डेस्टिनेशंस. कौन सी मैगजीन है? मैगजीन है आपकी टाइम मैगजीन, जिन्होंने मेंशन करी है. कौन सी प्लेसेस है वो भी देखेंगे. देखो 3 प्लेसेस हैं जो मेंशन हुई है. एक है आपका म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन मूसो इन मुंबई. देन वी हैव मनाम चॉकलेट एस्टैब्लिश्ड बाय चैतन्य मुपाला, एंड ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है. देन वी हैव नार आपका हिमाचल प्रदेश में है, डाइनिंग रेस्टोरेंट है. सो तीनों की जगह आपको याद रखनी है. नेक्स्ट आते हैं, हु रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला फॉर द 3rd टाइम. सो 3rd टाइम बने हैं ये वेनेजुला के प्रेसिडेंट, एंड द नेम हियर इज निकोलस मदुरा. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर नेम, आपको नेम याद रखना है. और वेनेजुला के बने हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. वेनेजुला की लोकेशन देख लेंगे. देखो ये है ब्राजील आपका, एंड दिस अपर पोर्शन इज वेनेजुला. एंड इसके आप देख सकते हो इसको बॉर्डर काउंट कर रहे हैं. यहाँ पर पनामा देख रहे हैं आप, कोलंबिया है, गुआना है, सुरीनाम है. सो दीज आर ऑल द प्लेसेस. अब इसकी कैपिटल आपकी करास्कस है. कैरिबियन सी है ऊपर साइड, सो दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल. ओके, क्या इससे इक्वेटर पास होता है? नहीं, इससे इक्वेटर नहीं पास होता है. सो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट आ जाती है, विच साइट डिड यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी डिसाइड टू रजिस्टर एज कल्चरल हेरिटेज साइट ऑन जुलाई 27. सो कौन सी साइड है? ये साइड है आपकी स्टार्डो गोल्ड माइंस यहाँ पे. ओके, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये आपका जापान में सिचुएटेड है. सो दिस इज वन थिंग यू शुड नो कि अगर ये लोकेशन कहाँ की है, जापान में है. नेक्स्ट आते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. First word is discrepancy, which is a difference between two things that should be the same. Then we have hore, which is grayish or whitish, especially from age. So this basically depicts your age when your hair turned grayish, whitish. So it is meaning that, it is displaying that somebody is aging. Then we have interlocutory, a judicial decision that isn't final. Final decision nahi hai wo aapka. Then lastly we have unrelenting, continuously strong, not becoming weaker or stopping. Lastly हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यूल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. काफ़ी इजी है. आंसर करोगे आप एथलीट का नाम प्लस आप मेंशन करोगे कौन से स्पोर्ट से वो एथलीट आपका रिलेटेड है. ओके, विद दैट वी said we'll come to an end of this particular session. I hope you liked it, and if you did, make sure you like this session, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.